बढ़ते भारत की शान। अरे रामदयाल, तेरी उपज का क्या हुआ? अरे औने पौने दाम मिल रहे थे इसलिए नहीं बेची। और तुम्हारी उपज? मेरी उपज ये रही मेरे मोबाइल में एकदम सुरक्षित। अरे ये तो कोई रसीद लगती है। कोई रसीद नहीं, डिजिटल रसीद है जो WDRA से पंजीकृत वेयर हाउस में उपज रखने से मिलती है। WDRA? WDRA भारत सरकार की एक संस्था है जो अच्छे और सुव्यवस्थित वेयर हाउसों को पंजीकृत करता है। अच्छा। अब तुझे इस रसीद का कमाल दिखाता हूँ, चला। देखा, इस रसीद पर बैंक से लोन हो गया। ये तो कमाल हो गया। कमाल तो अभी और भी है भैया। देखो, जब और जहाँ उपज के अच्छे दाम मिलेंगे उपज बेच दूंगा और फिर बैंक का सारा लोन भी चुकता कर दूंगा। अरे वाह। मुन्नी, पापा, आप मेरा नया बैग लाए? हाँ, ये रहा तुम्हारा नया बैग। और तुम्हारे लिए झुमके। WDRA का प्रयास, किसानों का आर्थिक विकास। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को झारखंड के गुमला में बहुउद्देशीय वृहद किसान मेले का किया शुभारंभ। कहा, किसान आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। सूक्ष्म सिंचाई योजना, कृषि अवसंरचना कोष के जरिए बहुसंख्यक छोटे किसानों को पहुंचाया जा रहा है लाभ। अब तक करीब 713 लाख मीट्रिक टन धान की हो चुकी है खरीद। 1 करोड़ से अधिक किसान धान खरीद से हुए लाभान्वित। लगभग 1,14,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी गई सीधे किसानों के खाते में। खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा, देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए चावल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों को उनके उत्पादों में डिजाइन संबंधित सहायता के लिए निफ्ट के साथ किया समझौता। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने कई माध्यमों से स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए की है पहल। गेहूं फसल की स्थिति की निगरानी के लिए कृषि विभाग द्वारा गठित समिति की हुई बैठक। सरकार ने कहा, प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में गेहूं फसल की स्थिति सामान्य है। फसल पर फिलहाल गर्मी का नहीं पड़ा है असर। मुख्य समाचार के बाद खबरें अब विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने झारखंड गुमला के बिशनपुर में आयोजित बहुउद्देशीय वृहद किसान मेले का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व व कृतित्व, उनकी दूरदृष्टि और संकल्प शक्ति के कारण पूरी दुनिया में भारत की इज्जत बढ़ी है। तोमर ने कहा कि कृषि क्षेत्र में अनेक प्रकार की चुनौतियां हैं जिनका सामना निरंतर करते रहना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने फसल बीमा योजना जैसी सुरक्षा कवच किसानों को प्रदान किए हैं। इस योजना के तहत 1.30 लाख करोड़ रुपए क्लेम देकर किसानों को उनके नुकसान की भरपाई करने का काम किया गया है। तोमर ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में कौन सी फसल ऐसी हो सकती है जो किसानों को ज्यादा पैसा दिला सकती है। किसानों के पास कौन सी टेक्नोलॉजी पहुंचे जिससे कि उनकी खेती संरक्षित हो, लागत कम और मुनाफा ज्यादा हो। ये जागरूकता लाई जाना चाहिए। उन्होंने फसल विविधीकरण को वर्तमान समय की आवश्यकता बताया। साथ ही कहा कि छोटे किसानों की ताकत बढ़ाने के लिए उन्हें FPO के माध्यम से संगठित करने की जरूरत है। इस दिशा में सरकार काम कर रही है। तोमर ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड की महत्वाकांक्षी योजना के तहत केंद्र द्वारा 20 लाख करोड़ रुपए तक का लक्ष्य रखा गया है, जिसका लाभ हमारे किसान ले रहे हैं। इसमें पशुपालन, मत्स्य पालन सहित संबंधित क्षेत्रों के किसान भी शामिल किए गए हैं। सूक्ष्म सिंचाई योजना, कृषि अवसंरचना कोष आदि के जरिए भी बहुसंख्यक छोटे किसानों को लगातार लाभ पहुंचाया जा रहा है। तोमर ने किसानों को सशक्त करने पर जोर देते हुए कहा कि किसान आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री की पहल पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 का जिक्र करते हुए कहा कि किसानों को इस दिशा में तेजी से प्रवृत्त होना चाहिए। झारखंड मिलेट श्री अन्न स्टेट रूप में दुनिया में जाना जाए,
इस दिशा में राज्य सरकार को भी तेज प्रयास करने चाहिए। और अब तक करीब 713 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हो चुकी है। धान की खरीद से 1 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं और 1,14,000 करोड़ रुपए से अधिक के न्यूनतम समर्थन मूल्य की राशि किसानों के खातों में सीधे अंतरित कर दी गई है। परेशानी मुक्त खरीद संचालन के लिए सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। खरीदे गए धान के बदले चावल की डिलीवरी भी जारी है और 713 LMT धान की खरीद के खिलाफ 1 मार्च 2023 तक केंद्रीय पूल में लगभग 246 LMT चावल प्राप्त किया गया है। देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्रीय पूल में वर्तमान में चावल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। वर्तमान KMS 2022-23 की खरीफ फसल के लिए लगभग 766 LMT धान, चावल के मामले में 514 LMT की खरीद का अनुमान लगाया गया है। वर्तमान KMS 2022-23 की रबी फसल के लिए लगभग 158 LMT धान, चावल के संदर्भ में 106 LMT की मात्रा की खरीद का अनुमान लगाया गया है। रबी फसल को शामिल करने के साथ ये उम्मीद भी की जाती है कि पूरे KMS 2022-23 के दौरान लगभग 900 LMT धान की खरीद की जा सकती है। और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह को उनके उत्पादों में डिजाइन संबंधी सहायता के लिए निफ्ट के साथ समझौता ज्ञापन का विस्तार किया। गुजरात के किसान राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के कई माध्यमों से स्वयं सहायता ग्रुप ने सरस गैलरी के साथ मिलकर 1 करोड़ 17 लाख से अधिक की पिछले 2 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने कई माध्यमों से सरस गैलरी के साथ मिलकर रिटेल आउटलेट, अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो पर स्वयं सहायता समूह के उत्पादों की उपस्थिति पेश की है। मंत्रालय का अपना समर्पित ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म www.esaras.in है। प्रदर्शनी के माध्यम से कई खरीदारों को किया गया आकर्षित, प्रचलित और आधुनिक डिजाइन पेश किए गए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूह को उनके उत्पादों में डिजाइन संबंधित सहायता के लिए निफ्ट के साथ समझौता किया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने कई माध्यमों से स्वयं सहायता समूह के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ये पहल की है। 1 मार्च 2023 तक सरस गैलरी ने 1 करोड़ 17 लाख 5,240 रुपए की बिक्री की है। NIFT की टीम कई अवसरों पर स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के उनके उत्पाद डिजाइनिंग और पैकेजिंग के लिए उनके साथ जुड़ी है। पिछले 2 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने कई माध्यमों से SHG के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की है। सरस गैलरी के रूप में राष्ट्रीय स्तर के रिटेल आउटलेट, अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो पर स्वयं सहायता समूह के उत्पादों की उपस्थिति है। मंत्रालय का अपना समर्पित ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म www.esaras.in और राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर नियमित सरस आजीविका मेले हैं। और गुजरात के किसानों को इस बार मोटे अनाज की भी न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा। इस आशय का निर्णय मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में किया गया है। गांधीनगर में मंत्री ऋषिकेश पटेल ने इस संबंध में बताया कि कैबिनेट बैठक के निर्णय के बाद अब रबी मार्केटिंग सीजन 2023-24 में गेहूं के साथ बाजरा, ज्वार और रागी की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की जाएगी। मोटे अनाज की कीमत गेहूं की कीमत से अधिक दी जाएगी। सरकार ने गेहूं 2 लाख टन, बाजरा 50,000 टन, बाजरा जवार हाइब्रिड और जवार माल दंटी 4,000 टन और रागी 1,000 टन खरीद की जाएगी। मंत्री पटेल ने बताया कि किसानों का आधार कार्ड के साथ बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के साथ इसकी खरीदी की जाएगी। किसानों को इसके लिए फार्मर प्रोक्योरमेंट FPO पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा। किसान 1 मार्च से 31 मार्च तक रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। आगामी 1 अप्रैल से 15 जून तक राज्य के 237 केंद्रों, गोदामों पर समर्थन भाव पर खरीदी की जाएगी। उल्लेखनीय है कि भारत समेत पूरे विश्व में वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। केंद्रीय संचार ब्यूरो गोवा के अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष पर आधारित मल्टीमीडिया प्रदर्शनी शुक्रवार को समाप्त हो गई। इस 4 दिवसीय प्रदर्शनी को खासी उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली क्योंकि कार्यक्रम स्थल पर सैकड़ों की तादाद में लोगों की उपस्थिति देखी गई। यहाँ पर जो प्रमुख आकर्षण थे उनमें मिलेट्स पर जानकारी के वीडियो चित्र, ICAR केंद्रीय तटीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा लगाया गया एक स्टॉल और मिलेट्स के व्यंजनों की प्रतियोगिता भी शामिल थी। ये व्यंजन प्रतियोगिता यहाँ का एक प्रमुख आकर्षण साबित हुई क्योंकि इसमें गोवा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के 40 से अधिक छात्र छात्राओं ने भाग लिया।
प्रीति नायक ने अपने ग्लूटेन फ्री जवार केक के साथ पहला पुरस्कार जीता। रिया आवाज अपने व्यंजन टीजान के कारण दूसरे स्थान पर रही, जो कि फिंगर मिलेट से बना गोवा का नाश्ता दलिया है। गोवा सरकार के कृषि निदेशालय के निदेशक नेविल अल्फांसो ने मिलेट्स की खेती का विस्तार करने के लिए गोवा कृषि विभाग द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में विस्तार से बताया। इस 4 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के साल भर चलने वाले उत्सव के हिस्से के रूप में किया गया था। मिलेट्स एक पारंपरिक अनाज है जिसे भारतीय उपमहाद्वीप में उगाया और खाया जाता है। मिलेट्स घास परिवार से संबंधित छोटे दाने वाले साल भर के गर्म मौसम वाले अनाज हैं। भारत की सनातन संस्कृति से संबंधित धर्म और अध्यात्म के प्राचीन गौरव को देश और दुनिया में पहुंचाने के काम में जुड़े सूर्य फाउंडेशन द्वारा पशुपालन व डेयरी प्रबंधन में स्वरोजगार से आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए हरियाणा के झंझौली स्थित सूर्य साधना स्थली में 7 दिवसीय डेयरी प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से आए युवाओं ने भाग लिया। देखते हैं ओपी यादव की ये रिपोर्ट। देश में पशुपालन व डेयरी उद्योग ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आर्थिक आधार है। 8 करोड़ ग्रामीण परिवारों को आजीविका उपलब्ध कराने के साथ पशुधन क्षेत्र देश की पारंपरिक कृषि संस्कृति को जीवंत रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्र के नवनिर्माण को समर्पित प्रखर राष्ट्रवादी संगठन सूर्या फाउंडेशन द्वारा हरियाणा के झिंझोली स्थित सूर्या साधना स्थली में 7 दिवसीय डेयरी प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। देश के ग्रामीण युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आयोजित इस प्रशिक्षण शिविर में देश के 16 राज्यों के 70 जिलों से आए 96 युवाओं ने भाग लिया। पशुपालन में कोई वैज्ञानिक प्रबंधन का प्रशिक्षण हो, पशुपालने की वैज्ञानिक ट्रेनिंग सभी पशुपालक सीखे, इसलिए 7 दिनों का ये आयोजन किया था। इसमें भारत सरकार के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 3 बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट ICRK, NDRI करनाल, CIRC मेरठ और IVRI बरेली और CIRB हिसार, ये सभी इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट आए थे और साथ में हमने कुछ उन्नत पशुपालकों को बुलाया था। 96 संख्या थी और 16 राज्यों से ये सभी प्रतिभागी थे। सम्मेलन में NDRI करनाल, CIRB हिसार, IVRI इज्जतनगर बरेली, CIRC मेरठ और सूर्या फाउंडेशन के विशेषज्ञों ने युवाओं को डेयरी उद्योग के जरिए उद्यमशील बनाने के गुर सिखाए। सूर्य फाउंडेशन द्वारा झिंझोली में करीब 100 हमारे जो अपने शिक्षार्थी थे, देश से लगभग 70 जनपद से आए थे, जो डेयरी प्रशिक्षण शिविर में डेयरी के विषय में इन्होंने जानकारियां ली, जिससे ये गोपालन अच्छा सा कर सके, अपना जीविका उपार्जन, अपना जो उनको फायदा हो सकता है, किस तरह से अपनी चीजों को वो फायदा कर सकते हैं, इसलिए वो डेयरी के इस प्रशिक्षण में पार्टिसिपेट किया। पशुपालन व डेयरी उद्योग के जरिए स्वरोजगार से आत्मनिर्भर बनने आए युवा भी देशभक्ति से ओतप्रोत दीक्षा लेकर काफी खुश दिखे। गो पालन कैसे कर सकते हैं, गो माता का रक्षा कैसे करेंगे, कैसे अपना पैर में खड़ा हो सकते हैं नवजुवान, ये महिलाएं, इसका बारे में जो हम लोग सीखे हैं, इसको आगे जाके कैसे बढ़ाएंगे, खुद तो करेंगे, कंपनी एस्टेब्लिश करेंगे, लेकिन जो गरीब गांव वालों है, जो किसान है, वो कैसे आगे बढ़ेगा, उसका जो यहाँ पे ट्रेनिंग लिया है, बहुत बेहतर ट्रेनिंग है। तो हमारा पंचगव्य युक्त पूरा समाज, हमारा जो आरोग्य पे सारा पंचगव्य से सारा अपना यहाँ पर सारी औषधि से हमारा इलाज हुआ करता था। तो हमने उस संस्कृति को पुनर्जीवित करने का हमने प्रण किया है और अपने क्षेत्र में जाकर हम उस संस्कृति को पुनर्जीवित करने का पूरा प्रयास करेंगे, जिस माध्यम से सूर्य फाउंडेशन ने हमें यहाँ पर सिखाया है। यहाँ हमने प्राकृतिक खेती के लिए और ऑर्गेनिक खेती के लिए करने के लिए गो उत्पाद के साथ अन्य लोगों को जोड़ते हुए उनको कैसे फायदा मिले और कैसे वो अपनी कमी को दूर कर सके और कैसे अपनी गरीबी को मिटा सके, इसके लिए मैं यहाँ जो ट्रेनिंग मिली है, इस ट्रेनिंग को मैं अपने क्षेत्र में बाड़मेर में जाकर रेगिस्तान में अन्य सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से वहाँ के लोगों को ट्रेनिंग देकर के उनको प्रमोट करूंगा। राष्ट्र निर्माण के लिए चरित्रवान युवा तैयार करने के मिशन में जुटे सूर्या फाउंडेशन द्वारा एक ओर जहां स्वरोजगार के जरिए आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने का काम हो रहा है, वहीं देश के अलग अलग प्रांतों से आए युवाओं की सहभागिता से
एक भारत श्रेष्ठ भारत का अनूठा संगम भी देखने को मिल रहा है। कृषि के साथ साथ पशुपालन और डेयरी किसानों की तरक्की का महत्वपूर्ण आर्थिक आधार है। इसी को ध्यान में रखते हुए सूर्या फाउंडेशन द्वारा हरियाणा के झिंझोली में 7 दिवसीय पशुपालक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों और संघ से जुड़े प्रबुद्ध नागरिकों ने संबंधित लोगों को न केवल प्रशिक्षण के गुर सिखाए, बल्कि पारंपरिक कृषि पद्धतियां अपनाने के साथ साथ पशुपालन से संबंधित नवीन कृषि तकनीक अपनाकर किसान किस तरह से आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बने, इसकी पद्धति अपनाने का प्रशिक्षण भी दिया। हरियाणा के झिंझोली से मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज के लिए। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। केंद्र सरकार ने कहा है कि प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में गेहूं फसल की स्थिति सामान्य है और इस फसल पर फिलहाल गर्मी का कोई असर नहीं पड़ा है। गेहूं फसल की स्थिति की निगरानी के लिए कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा गठित एक समिति की बैठक के दौरान ये सर्वेक्षण सामने आया। ये बैठक हाल ही में करनाल के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान में आयोजित की गई थी। समिति ने कहा है कि हरियाणा और पंजाब में समय से पहले तथा समय पर गेहूं की बुआई के 75% क्षेत्र मार्च महीने में गर्मी से प्रभावित नहीं होंगे। समिति ने भी कहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के प्रयासों से मौसम के दबाव झेलने वाली गेहूं की किस्में विकसित कर ली गई हैं। ऐसे में इन फसलों पर गर्मी का बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता। कृषि और किसान कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ मौसम विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राज्य कृषि विश्वविद्यालय, गेहूं उपजाने वाले प्रमुख राज्यों के विशेषज्ञों और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस बैठक में भाग लिया। हिमाचल प्रदेश शिमला में आयोजित जैविक फेस्ट में महिलाओं द्वारा बनाए गए जैविक कृषि उत्पाद पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हैं। एक स्थानीय महिला ने बताया कि उनके पास खाद्य उत्पाद जैविक चीजें भी हैं। महिला ने कहा कि यहाँ तरह तरह के व्यंजन बनाए जा रहे हैं जिसे लोग बहुत पसंद कर रही हैं। खेत में उगाते भी है, फिर उससे जो डिशेज बनती है उसको भी हम तैयार कर रहे हैं। और जो यहाँ पे हमें ये प्लेटफॉर्म मिला रिज पे नाबार्ड की तरफ से, यहाँ पे हमारा जो क्या कहते हैं सेल्फ डिपेंडेंट हो रही हम महिलाएं ना, काफी सही तरीके से इनकम हो रही हमारी यहाँ पे। और बाकी जो लोगों को ये संदेश भी जा रहा है कि ऑर्गेनिक चीजें जो है वो यूज करो और इससे हमारी हेल्थ भी ठीक रहती है और बाकी हम महिलाओं को जो है वो इनकमी रूप से भी ठीक मजबूत हो रहे हैं। हमने सिड्डू बनाए हैं, लुश्के बनाए हैं। एक चीज हमने जो वो को दे के हमारे जोधे बोलते हैं इसको अपने भाषा में ना, तो ये होता है शुगर फ्री आटे से बना होता है ना, तो इसको भी टूरिस्ट वगैरह लोकल को तो खैर पता भी है पर टूरिस्ट भी इसको बहुत पसंद कर रहे हैं। तेलंगाना के मेडक जिले में दलितों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने हर दलित परिवार को 3 एकड़ जमीन देने का वादा किया था, लेकिन करीब 8 साल गुजरने के बाद भी किसी भी परिवार को आज तक जमीन नहीं मिली है। पेश है तेलंगाना के मेडक से डीडी न्यूज की ये खास रिपोर्ट। तेलंगाना के मेडक जिले के गांव रेड्डीपल्ली के रहने वाले रमेश मौदरी अपनी दयनीय स्थिति को बयां कर रहे हैं। दलित समुदाय से आने वाले रमेश के ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हर दलित परिवार को 3 एकड़ जमीन देने का वादा किया था, लेकिन करीब 8 साल गुजरने के बाद भी रमेश के परिवार को आज तक जमीन नहीं मिली। कई बार रेवेन्यू ऑफिस के चक्कर लगाकर भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। आश्चर्यजनक बात तो यह है कि विकास के नाम पर राज्य सरकार ने उनकी आधी से ज्यादा जमीन भी ले ली है। किधर भी आपको काम भी हमको नहीं मिला है। 3 एकड़ बोला है लेकिन अभी तक नहीं मिला है। और क्या है ये जमीन खाली रहे तो भी 3 लाख ऐसा देता हूँ घर बनाने के लिए, वो भी बोला है ना, वो भी कुछ नहीं है अभी तक वो नहीं आया। डीडी न्यूज की टीम ने मेडक के ही चिंगड़ा ब्लॉक का दौरा किया। चिंगड़ा ब्लॉक के साईं बाबा पेशे से टेलर की दुकान पर मजदूरी करते हैं। डीडी न्यूज की टीम जब उनके घर पहुंची तो साईं बाबा ने सरकारी ऑफिस में लगाए गए सारे आवेदन दिखाए। साईं बाबा ने कहा, मुख्यमंत्री केसीआर ने दलितों के नाम पर बातें तो बहुत की, लेकिन कभी दलितों का ध्यान नहीं रखा। तो सरकार आने से पहले केसीआर बोले कि एससी वाले को 3 एकड़ भूमि जमीन दे करके बोले, मगर अभी तक जमीन दिए नहीं, कुछ भी नहीं। हम लोग ऑफिस में भी घूम घूम के थके, मगर अभी तक जमीन के बारे में कुछ भी नहीं बोला उन्होंने। कुछ भी बोले तो आप लोग यहाँ से चले जाओ,
हम लोग बाद में बात करेंगे उसके बारे में करके बोला। मेडक जिले के दलित समाज से आने वाले सभी लोगों ने बताया कि उन्हें अभी तक 3 एकड़ जमीन नहीं दी गई है, जबकि पूरे देश में केसीआर अपनी योजनाओं का गुणगान करते रहते हैं। चिंगटा ब्लॉक में करीब 28 गांव ऐसे हैं जहां दलित आबादी रहती है, जिनमें करीब 20,000 लोग दलित परिवार से ताल्लुक रखते हैं। ताज्जुब की बात यह है कि यहाँ एक भी परिवार ऐसा नहीं है जहाँ किसी को 3 एकड़ जमीन मिली हो। राज्य के ये हालात तब हैं जब सिद्दीपेट जिले की गजवेल विधानसभा से केसीआर चुनाव लड़ते हैं और मेडक जिला उसी से लगा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इन लोगों की कहानियां केसीआर के दलित प्रेम को दिखाती हैं कि केसीआर का दलित प्रेम किस तरह का है। शुरुआत में 3 एकड़ जमीन हर दलित परिवार को देने का वायदा केसीआर ने किया था, लेकिन 8 साल गुजर गए, दलित परिवारों को वो जमीन नहीं मिल पाई। इसके बाद एक और वादा किया गया कि दलित परिवारों को 10 लाख रुपए राज्य सरकार देगी। आप समझ सकते हैं कि ये कैसा दलित प्रेम है कि 3 एकड़ जमीन अभी मिली नहीं, एक दूसरा वादा कर दिया कि 10 लाख रुपए प्रति परिवार को दी जाएगा। कैमरामैन सेंथिल के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, मेदक। मंडियों में भाव। कृषि उपज मंडियों में अरंडी की आवक सामान्य बनी हुई है। शुक्रवार को गुजरात की ज्यादातर मंडियों में अरंडी की आवक देखने को मिली। भाव की बात करें तो 3 मार्च को अधिकतर कृषि उपज मंडियों में अरंडी के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। एगमार्क के मुताबिक गुजरात की दहगाम मंडी में 2 मार्च को अरंडी का भाव था 6,222 रुपए। 3 मार्च को इसके भाव में 100 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 6,322 रुपए पर। राज्य की ही धोराजी मंडी में इस दौरान अरंडी के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 2 मार्च को अरंडी का भाव रहा 6,080 रुपए। 3 मार्च को इसके सौदे 75 रुपए चढ़कर 6,155 रुपए पर हुए। राजकोट मंडी में 2 मार्च को अरंडी का भाव रहा 6,160 रुपए। 3 मार्च को इसके भाव में 140 रुपए का उठाव आया और भाव हो गया 6,300 रुपए। सेमी मंडी में 2 मार्च को अरंडी का भाव था 6,270 रुपए। 3 मार्च को इसके सौदे 45 रुपए चढ़कर 6,315 रुपए पर हुए। इसी तरह जूनागढ़ मंडी में अरंडी के भाव में मजबूती देखने को मिली। यहाँ 2 मार्च को अरंडी का भाव रहा 6,000 रुपए। 3 मार्च को इसके सौदों में 225 रुपए का उछाल आया और भाव हो गया 6,225 रुपए। बता दें कि ये साल तिलहनी फसलों की पैदावार के लिए अच्छा साबित हुआ है। मौसम की अनुकूलता का असर तिलहन की पैदावार पर देखने को मिला है। और आप बात करेंगे मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रख सकते अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। पंजाब में भिंडी की बुआई करें, किसान मटर की रुपाई कर सकते हैं। यहाँ अंगूर की रुपाई कर ले। साथ ही सरसों में कीट लगने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में सरसों में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर ले। पंजाब में गेहूं के खेत की देखभाल करते रहें। इसके अलावा गन्ने की रुपाई करें। गन्ने के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। अभी लोबिया की बुआई करने का समय उचित है। किसान लाल मिर्च की रुपाई कर सकते हैं। इसके साथ ही शिमला मिर्च की रुपाई कर ले। पंजाब में बैंगन की रुपाई करते रहें। इस समय प्याज में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़के। उत्तर प्रदेश में भिंडी की बुआई कर ले। भिंडी के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही लोबिया की बुआई करने का उपयुक्त समय है। लोबिया के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। इस समय गाजर के खेत में सिंचाई करें। इसी तरह मूली के खेत में भी सिंचाई करते रहें। उत्तर प्रदेश में बैंगन की रुपाई कर ले। किसान गन्ने की रुपाई कर सकते हैं। वहाँ प्याज और लहसुन के खेत में सिंचाई करते रहे। अभी कद्दू और लौकी के खेत में भी सिंचाई करें। उत्तर प्रदेश में सरसों की कटाई कर ले। यहीं किसान मक्के की बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा उड़द की बुआई करें। साथ ही प्याज की रुपाई करते रहे।
ये समय करेले की बुआई के लिए काफी बेहतर है। करेले की बुआई फरवरी, मार्च और जून जुलाई में की जाती है। करेले की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय ध्यान रखें कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 120 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। किसान करेले की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा विशेष करेले किस किस्म की बुआई उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों, खासकर हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 150 क्विंटल तक पैदावार ले सकते हैं। इसका फल मोटा, मध्यम लंबाई वाला और चमकदार व हरा होता है। इसके अलावा पूसा औषधि सिलेक्शन एक किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में 198 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसका फल हल्के हरे रंग का और मध्यम लंबाई वाला होता है। किसान करेले की पूसा हाइब्रिड A की बुआई भी कर सकते हैं। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में इसकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका फल मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। इनके अलावा किसान पूसा हाइब्रिड 2 की भी बुआई कर सकते हैं। करेले की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 180 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसका फल गहरा हरा, मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। अगर सिंचाई की बात करें तो करेले की फसल में गर्मी के मौसम में 5 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करें। करेले की फसल में फल मक्खी के हमले की आशंका बनी रहती है। ऐसे में उचित दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से कीट प्रभावित जगह पर ही करें। अब कुछ और खबरें खास खबर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुनियादी ढांचा और निवेश पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के साथ रसद दक्षता में सुधार पर पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि सरकार आने वाले समय में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत 110 लाख करोड़ रुपए निवेश करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। पीएम ने कहा कि मौजूदा समय स्टेक होल्डर के लिए नई संभावनाओं और साहसपूर्ण निर्णय लेने का है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पंजाब के रोपड़ से युवा उत्सव इंडिया एट 2047 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अनुराग ठाकुर ने युवा उत्सव के डैशबोर्ड का भी शुभारंभ किया। अनुराग सिंह ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा कि अमृत काल से स्वाधीन काल में ले जाने के लिए युवा शक्ति का महत्व काफी बढ़ जाता है। तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों पर हुए हमले को लेकर बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश कुमार से मांग करते हुए कहा है कि जो लोग बिहार वापस लौटना चाहते हैं उन्हें सुरक्षित वापस लाया जाए। बिहार के वैशाली जिले में एक्साइज विभाग की टीम ने तालाब से बड़ी मात्रा में शराब बरामद की। इस छापे में लगभग 17 कार्टन शराब बरामद की गई। मामले में एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस ने के मुताबिक होली मनाने के लिए हरियाणा से स्पेशल शराब लाई गई थी। बिहार में अप्रैल 2016 से शराब पर प्रतिबंध लगा हुआ है। देश की हिफाजत करने के लिए भारतीय जवान पूरी मुस्तैदी के साथ सीमा पर तैनात रहते हैं। गलवान घाटी के पास तैनात भारतीय सैन्य के फॉर्मेशन ने घोड़ और खच्चरों की मदद से वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास के क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया। इसके साथ ही पेंगोंग झील पर हाफ मैराथन जैसी गतिविधियां भी आयोजित की गईं। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में सुरक्षा बलों ने नार्को टेरर मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है। नशा तस्कर रफी धाना उर्फ रफी लाला के घर से 7 किलो हीरोइन, करीब 2 करोड़ रुपए नकद, एक पिस्टल के साथ मैगजीन और 10 कारतूस बरामद किए गए। लुधियाना में स्पेशल टास्क फोर्स ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। एसटीएफ की टीम ने आरोपी से 1 किलो 900 ग्राम हीरोइन बरामद की। आरोपी ट्रांसपोर्ट नगर में टैक्सी चलाने का काम करता है। टैक्सी चलाने के आड़ में ही लोगों को हीरोइन सप्लाई करता था। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच G20 से जुड़े एजेंडे और वैश्विक घटनाक्रम पर चर्चा हुई। द्विपक्षीय संबंधों में नई ऊर्जा लाने के इरादे से व्यापार, कनेक्टिविटी और दोनों देशों के आपसी हितों पर बातचीत हुई। सोने के आभूषण खरीदने बेचने वालों के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने कहा है कि इस महीने की 31 तारीख के बाद कहीं भी 4 अंकों वाली हॉलमार्किंग गोल्ड ज्वेलरी नहीं बिक सकेगी। उपभोक्ताओं के बीच 4 डिजिट और 6 डिजिट की हॉलमार्किंग पर कंफ्यूजन दूर करने के लिए यह अहम फैसला लिया गया।
मथुरा में 5 दिन तक चलने वाली होली की शुरुआत हो चुकी है। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में होली का खुमार सबके सिर चढ़कर बोल रहा है। यहाँ रंग बिरंगे फूलों से खूब जमकर होली खेली गई। बांके बिहारी की फूलों वाली होली का काफी महत्व है। जिस दिन फूलों वाली होली खेली जाती है उस दिन ठाकुर जी को सफेद वस्त्र धारण कराए जाते हैं और उनका विशेष श्रृंगार किया जाता है। WHO अब भी कोविड-19 महामारी की उत्पत्ति की जांच करने और पहचान करने के लिए काम कर रहा है। संगठन की ओर से ये बयान संयुक्त राज्य अमेरिका की एक रिपोर्ट के बाद आया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कोरोना महामारी की उत्पत्ति चीन की प्रयोगशाला में रिसाव के कारण हुई थी। इसके साथ ही हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। टीवी के साथ बदलते भारत की शान।